चालू नहीं करा ना, कर दिया? अच्छा चलिए भाई पढ़ते हैं। अरे दीदी बैठ बैठ। चलिए सबसे पहले तो डाउट का अंबार लगा होगा। ए शांत, जरा कुछ सवाल बता देते फिर वर्क फॉर एनर्जी पे टूट पड़ेंगे, है ना? हाँ भाई, किसको सवाल पूछना है? जरा दे देना जरा प्लीज़। आओ जान देते हैं ना। अच्छा बेटा, जैसे इस सवाल को देखिए, प्लीज़ सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा। देखिए प्लीज़ प्लीज़ अब थोड़ा सा शांति बना के रखो और सुनो ध्यान से। देखो बेटा, अगर मान लो मैंने आपसे कहा ये कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, भाई ओ चाचा सुनो, देखिए और सब लोग इधर देखिएगा ध्यान से प्लीज़। जैसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एंगल बाय टाइम, इसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। हम लोग अक्सर सेंटर के अबाउट निकालते हैं, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर थीटा एंगल बनाया, तो हम लोग बोलते हैं अरे एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर, एंगल कितना घुमा सेंटर पे अपॉन टी। हम लोग एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के अबाउट बता सकते हैं। यानी आप ये मत सोचिएगा कि केवल एंगुलर वेलोसिटी जो डिफाइंड होता है वो सेंटर के अबाउट डिफाइंड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बेटा अब जैसे ये पेरीफेरी पर कोई पॉइंट है ए, तो चूंकि यहाँ पर बॉडी यहाँ पर है तो ये लाइन ऐसे बनाएंगे, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ए से बॉडी यहाँ पर है तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अब जैसे P से Q पर पहुँचा तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो A के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर जो है वो एंगल घुमा, और ये जो एंगल घुमा वो मान लीजिए फाई है, तो A के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी इज फाई अपॉन टी। यानी आप ये समझिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि एंगुलर वेलोसिटी केवल सेंटर, हरदीप शांत रहो रचित, एंगुलर वेलोसिटी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सेंटर के अबाउट ही बताया जाए। एंगुलर वेलोसिटी हम सर्कल में, सर्कल के पेरीफेरी के किसी पॉइंट के अबाउट या आसपास की किसी भी पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हैं। एंगल घूमेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ओमेगा नॉट और ओमेगा में रिलेशन पे आइए, तो एक तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए बेटा ये जो ट्रायंगल है बेटा, ये इसमें ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो यानी ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। जैसे जिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं उससे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? शांत। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल, बेस पर के एंगल जो है वो सेम होते हैं, ये फाई और ये फाई। और आपने कभी ट्रायंगल में पढ़ा होगा कि एक्सटीरियर एंगल जो है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल का, ये एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम की इक्वल होता है। यानी ये थीटा की वैल्यू फाई प्लस फाई 2 के बराबर, यानी थीटा बराबर फाई प्लस फाई 2, तो फाई बराबर होगा थीटा बाई 2, यहाँ लिख लेंगे थीटा बाई 2t। तो यहाँ थीटा बाई टी हमारे पास क्या, ओमेगा नॉट, यानी पेरीफेरी के किसी भी पॉइंट के अबाउट ओमेगा नॉट बाई 2 होगा। मेरी बात समझिए ध्यान से, पेरीफेरी के किसी भी पॉइंट के अबाउट बोल रहा हूँ मैं। मतलब अगर तुम लोग अपना फर्स्ट बेंच में बैठी बात कर रही है, ए पॉइंट है, अगर मैं बी पॉइंट बोलूँ तो भी ओमेगा नॉट बाई 2 होगा, सी पॉइंट बोलूँ यहाँ पर तो भी ओमेगा नॉट बाई 2 होगा। ये खासियत है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ए पॉइंट यहाँ लिया सर, ये बी पॉइंट यहाँ लेके बताओ, अब क्या आएगा? तो बिल्कुल आएगा। पेरीफेरी के किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा नॉट बाई 2 होएगा। अब यहाँ पर बेटा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे देखिए ये सेंटर है ओ मान लीजिए, तो यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए वेलोसिटी v है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये रेडियस r है, तो o के बाद एंगुलर वेलोसिटी आप ऐसे भी लिख सकते हैं v अपॉन r। v वो वेलोसिटी है जो रेडियस के परपेंडिकुलर है, v वो वेलोसिटी है जो रेडियस के परपेंडिकुलर है। अब जैसे a पॉइंट के अबाउट अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी लिखना है तो आप क्या करिए,
उस बॉडी को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए लाइन से, मिला दिया। अब फिर देखिए कि वेलोसिटी जो है वो क्या इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ तो है, यहाँ तो है, और अगर नहीं होता तो कंपोनेंट तोड़ते और वो कंपोनेंट लेते जो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट मुझे एंगुलर वेलोसिटी बतानी है और बॉडी यहाँ पर है, तो ऐसे मिलाइए, लाइन खींचिए और उसके बाद वेलोसिटी देखिए, परपेंडिकुलर है तो बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसे होता तो कंपोनेंट तोड़ते, एक परपेंडिकुलर और एक अलॉन्ग, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेते। तो हालांकि यहाँ पर तो v है ही ऑलरेडी, v, और फिर ये डिस्टेंस कितना है r, और r 2r, एक रेडियस की तरह काम करता है 2r। और देखिए v बाई आर इज ओमेगा नॉट, सो ये बिकम्स ओमेगा नॉट बाई 2। आप ऐसे करें ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बार बार एंगल निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, हम ऐसे करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता। बोलो क्लियर हुआ? अरे बात समझ में आई? लिखो इसे। हाँ, इस रेडियस के लिए। अब जैसे यहाँ हो जाए तो फिर हमें ये रेडियस ये मान के चलेंगे। अब जैसे बॉडी यहाँ पहुँच जाए, अब बोलेगा सर ए के अबाउट बताइए तो ज़रा, है ना, और ये तो वेलोसिटी जो है तो रेडियस की इसके वाले परपेंडिकुलर है ना। अब हम बोलेंगे पहले तो ये निकालना पड़ेगा, ये कितना है, इसके लिए थीटा बीटा दिया जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? अब हम इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, और एक तोड़ेंगे ये, और हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे v परपेंडिकुलर अपॉन ये r, ऐसे करके बनाते हैं। अभी कराते एक क्वेश्चन और, आराम से, ईमानदारी से, आराम से और ईमानदारी। हिला मत देना, हिला मत देना, स्टैंड मत हिलाना। चल रहा है ना ठीक ठाक? मतलब मेरी खोपड़ी तोड़ी जाती है। हो गया बेटा? शांत 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 प्यारे बच्चों। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं अपने तरीके से बता रहा था, फिर अगला क्वेश्चन बताऊंगा। बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। ये क्वेश्चन जरूरी है कि बुकलेट में होना चाहिए तभी बताएंगे। क्वेश्चन ये था कि सेंटर के अबाउट अगर ओमेगा है तो पेरीफेरी के किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। क्वेश्चन है कि सेंटर के अबाउट ओमेगा तो निकाल लेते हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो हाफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाफ, यानी सेंटर के अबाउट जितना है पेरीफेरी के किसी पॉइंट के अबाउट क्या बोलना है? हाफ। मिटा बेटा, चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो, मिटा दूं? देखिए अब जैसे मान लीजिए बेटा, सब लोग ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब जैसे ये वॉल है, बिल्कुल ध्यान सुनना, दिस इज अ वॉल, बेटा प्लीज सुनिएगा, दिस इज अ वॉल। अब मान लीजिए यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है ना, जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट निकलता है और इस वॉल पे ये ब्राइट स्पॉट बनता है। टॉर्च जलाते हैं ना, तो टॉर्च समझो यहाँ से आ रहा है, दीवार पे ये ब्राइट स्पॉट बनता है कि नहीं बनता, टॉर्च जलाते हैं तो सब ठीक है ना। हाँ, अब देखिए कि स्पॉट लाइट सोर्स एस रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये जो टॉर्च है, आराम से, आराम, ये जो टॉर्च है हम इसे घुमा रहे हैं, जैसे हाथ से ऐसे पकड़े हो ऐसे घुमा रहे हैं, तो स्पॉटलाइट ऐसे नहीं चलेगी दीवार पे, चलेगी? हाँ, तो कह रहा है कि विद इसको हम लोग कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं और दैट एंगुलर वेलोसिटी 0.1 रेडियन पर सेकेंड है। ओके, अब बोलता है द स्पॉट ऑफ लाइट पी, और यहाँ पर जो पी है, जैसे इसको घुमाओगे टॉर्च को, तो ये जो स्पॉट लाइट है वो वॉल पे मूव करेगा। अरे करेगा, वेरी गुड। ये डिस्टेंस दिया है टॉर्च का वॉल से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब कहता है द स्पॉट ऑफ लाइट पी मूव्स अलोंग द वॉल एट ए डिस्टेंस 3 मीटर। ये जो वॉल पर जो स्पॉट लाइट बना है टॉर्च का, वो इसको घुमाने से ये इस पे वॉल पे चलता, और जो कि वॉल 3 मीटर के डिस्टेंस पर है।
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट व्हेन 45 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 40। और ये डायग्राम में दिखाया है कि जब ये यहाँ पर पहुँचा जहाँ पर थीटा 45 डिग्री है, अब ये स्पॉटलाइट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इसमें वेलोसिटी कह रहा है, हमें वेलोसिटी फाइंड करने को कह रहा है। तो ध्यान दीजिए बेटा, हम लोग ये सोचते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी तो तब होता है जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करे, बट यहाँ पर बेटा देखिए ये जो पॉइंट है हम इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेंटर की तरह मानूं, अब ये पोजीशन वेक्टर एक निडल की तरह, जैसे घड़ी की सुई होती है, तो घड़ी की सुई है, जब ये यहाँ पहुँचा तो घड़ी की सुई घूम रही है, तो देखिए यहाँ पे घूम रही है, देयर इज सम एंगल, और एंगल बाय टाइम इज द एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पर जैसे ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है तो हम बोलेंगे घड़ी की सुई, दैट इज पोजीशन वेक्टर जो है वो घूम रहा है, जैसे निडल घूमती है, और जैसी घूम रही है तो हम यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर बेटा देखिए, जब ये यहाँ पहुँचा तो मुझे एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। अभी मैंने आपको समझाया कि देखिए ये जो है वेलोसिटी, ये रेडियस की तरह काम करेगा, ये रेडियस की तरह काम करेगा, लेकिन वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं है। तो मैंने बोला एक कंपोनेंट रेडियस के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट रेडियस के अलोंग तोड़िए, बोली समझ में आ रहा है। और देखिए ये 45 डिग्री है, तो क्या ये सामने 45 डिग्री होगा, है ना। तो 45 डिग्री जिधर होता है उधर एंगल, उधर कंपोनेंट क्या आता है, कॉस में। हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है v sin 45 डिग्री से। और बेटा ये वाला रेडियस की तरह काम करेगा, कोई भी बता सकता है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस निकालना। अगर हाइपोटेनियस दिया जाता तो परपेंडिकुलर में साइन लगा देते, लेकिन यहाँ हाइपोटेनियस निकालना है, तो साइन 45 डिग्री बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/r। इसको मैं अभी r सपोज कर लेता हूँ, तो 3/r। अब साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 बराबर हो गया 3/r, तो r बराबर हो जाएगा 3√2। तो ये हमारे पास r निकल के आ गया। तो देखिए इसके अबाउट ओमेगा हमें मालूम है ना, इसके अबाउट ओमेगा हमें मालूम है। देखिए ये r हमें मालूम है और ये कंपोनेंट भी मालूम है, तो वी नो दैट ओमेगा बराबर होता है v परपेंडिकुलर अपॉन r, ठीक है। अब यहाँ ओमेगा की वैल्यू 0.1 है और v परपेंडिकुलर का मतलब v साइन 45, दैट इज v/√2, साइन 45 1/√2, और r की वैल्यू 3√2 है, तो √2 इंटू √2 2, 3 2 जा 6, और 6 इंटू 0.1 दैट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड, यानी वो जो स्पॉटलाइट की वेलोसिटी होगी वो 0.6 मीटर पर सेकेंड होगी। होता है, संभालो अपने आप को, संभालो, घबराना नहीं, ठीक है, संभालो। हाँ, अरे तुम ही लोग की सेवा में है, तुम ही लोग की सेवा में है, देख रही हो दिल्ली पुलिस हाजिर है। हाँ भाई बेटा गुमसुम मत हो जाना, बातें करना, बताना, ठीक है। आज मनोज कुमार सिंह आया है। आज मीनू नहीं आई है ना, शांत। मिटा दे बेटा, रुक जाओ, दिल पे मत लिया करो। बनाना क्वेश्चन शुरू कर दिया मॉड्यूल का, सर्कुलर मोशन। अरे बनाना शुरू किया कि नहीं किया, जान मत दे देना प्लीज। सुनो, मिटाएं, देखिए बेटा यहाँ सुनिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न, जैसे देखिए बेटा सुनिएगा प्लीज़,
अच्छा बेटा, कह रहा है कि टू मूविंग पार्टिकल्स P एंड Q। देखो बेटा, ये P है और ये Q है। सुनिएगा, जो डायग्राम दिया वो पहले डायग्राम बनाते हैं। 10 मीटर, इधर 8 मीटर पर सेकेंड, और इधर 30 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए, ये आता है 6 मीटर पर सेकेंड और ये 30 डिग्री है। अब सुनिए सुनिए प्लीज़, अरे यार सुन तो लो। टू पार्टिकल है P और Q, और ये दोनों 10 मीटर की दूरी पर हैं। ओके, द वेलोसिटी ऑफ P 8 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री पर, और Q की 6 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री पर। देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, यानी हमसे बोल रहा फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, हमें बेटा बोल रहा है Q के रिस्पेक्ट में, यानी हम मान के चलेंगे Q के रिस्पेक्ट का मतलब हुआ रिलेटिव मोशन का सवाल हो गया। अब हम Q को रेस्ट में मानते हैं, जहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में होता वहीं पर बैठ जाते, उसको रेस्ट में मानते हैं। पहले एक काम करते हैं, वेलोसिटी को अलोंग द लाइन और परपेंडिकुलर टू द लाइन कंपोनेंट में ब्रेक कर दें। तो देखिए यहाँ 6 का कंपोनेंट इधर और एक इधर, ये कितना होगा 6 cos 30 डिग्री √3/2, कितना आएगा 3√3। बोलो समझ में आ रहा है? यहाँ कितना आएगा 6 sin 30 1/2, 6/2 कितना आएगा 3 आएगा। रुकना, फिर देखो 8 का कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये 30 डिग्री है। 8 sin 30 8 cos 30 ना, √3/2, 8/2 4√3 लिख दूँ? अरे समझ में आ रहा है? और इधर क्या होगा 8 sin 30 1/2, 8/2 कितना 4। किशनवीर छोड़ दो, किशनवीर छोड़ दो। अब देखो इस सवाल को हम लोग Q के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, तो हम Q को रेस्ट में मानेंगे। Q को यानी जिसके रिस्पेक्ट में बतानी होती है उसे रेस्ट में मान लेते हैं। अरे बोलो, पक्का रेस्ट में मान लिया? अब जिसको देख रहे हैं पहले उसकी अपनी वाली वेलोसिटी दिखाते हैं ना। पहले तो ये 10 मीटर है, बहुत बढ़िया। P को देख रहे हैं, पहले P में अपनी वाली, ठीक है। अच्छा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमें अलोंग द लाइन वाली वेलोसिटी इंपॉर्टेंट होती है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन? परपेंडिकुलर टू द लाइन। प्लीज़ सुनो, वरना रायता फैल जाएगा। नीट 2021 के बाद 2022 आ जाएगा। देखिए ध्यान से, मानता ही नहीं, अपनी धुन में है। इसकी अपनी वाली वेलोसिटी इधर कितनी है 4। अरे है कि नहीं है? हम ये वाली वेलोसिटी नहीं दिखा रहे हैं, पूछो क्यों? क्योंकि हमें ओमेगा निकालना है। अब ये वाली P में तो अपनी वाली इधर है। अब देखिए Q में ये वाली जो वेलोसिटी है बेटा, इसको 0 करोगे और ये ट्रांसफ़र होता है P में, किधर होगा 3 से इधर उल्टा हो जाएगा ना। 4 + 3 कितना होएगा 7। हाँ, और मुझे ये वाली वेलोसिटी से मतलब नहीं है, वो होगा लेकिन हमें मतलब नहीं है। अब तो मुझे ओमेगा निकालना, ओमेगा ऐसे ही दिखाई दे रहा है, और ओमेगा बराबर V परपेंडिकुलर अपॉन R, V परपेंडिकुलर 7 और R इज 10, यानी कितना आएगा 0.7 रेडियन पर सेकेंड। 0.7 रेडियन पर सेकेंड इज द आंसर। मिल गया भाई सॉल्यूशन। बेटा मोबाइल तुम चला रहे हो, मोबाइल बगल वाला झांक झांक के देख रहा है, तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। जस्ट केयर अबाउट दिस। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली पुलिस तो हाजिर ही है। देखो अच्छा, ये सवाल भी लोगों के डाउट होते हैं, बल्कि होंगे, बिल्कुल होंगे, बैठा रखे होंगे कि भाई ये डाउट है हमारा। लाओ, ये लड़की 26 पे जान दे रही है, बचा लेता हूँ इसको। सब सवाल नोट करता है ना, एकदम मन से, एकदम शिद्दत से नोट करते हैं। कुछ भी लिखो हम बड़ी अच्छे से लिख देते हैं। ए शांत, चंद्रवीर सीवी आया? हाँ सीवी आया है। मिटाएं।
मिटा दे बेटा। ए भाई, ए भाई। अरे अरे बातें मत करो यार, इन बातों के चक्कर में कितना रायता फैला इस बैच में, डेली मुझे सुनाया जाता है। मिटा दें? देखिए, देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, इधर ध्यान दो। एक चेन है जिसमें कि, एक चेन है बेटा जिसमें कि 125 लिंक्स है, यानी उसमें कड़ियां हैं 125 कड़ियां, और चेन की लेंथ दी गई है। लेंथ ऑफ द चेन इज गिवन एज, प्लीज सुनिए, 1.25 मीटर लॉन्ग है ये चेन, और इस चेन का मास भी गिवन है 2 kg। चेन का मास भी गिवन है 2 kg। प्लीज, अरे यार प्लीज सुनो ना मेरी बात। अब देखो, विद द एंड्स फास्टेंड टुगेदर, अच्छा इस चेन को ऐसे ऐसे करके बांध दिया गया, और इसमें कड़ियां ऐसे, ठीक है, 125 कड़ियां, 125 नहीं बनाऊंगा, मान के चलना कि 125 से गिनती में मुंडी ऊपर रख के, ठीक है। एक लड़की परेशान थी, मैंने बचा लिया उसे, बता बच्चों। ये देखिए 125 कड़ियों का चेन है, दोनों एंड बांध दिया, और बोलता है इसको बांध करके ना 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट से घुमाया जा रहा, 3000 रिवॉल्यूशन पर मिनट को आरपीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आरपीएम। तो बोलता है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ईच लिंक, यानी बोल रहा है फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स, फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ईच लिंक, ऑन ईच लिंक, प्रत्येक लिंक पर। तो आइए ध्यान से सुने, आइए ध्यान से सुने, मुंडी ऊपर, मुंडी ऊपर। अच्छा बेटा, सबसे पहले एक कड़ी, ये कोई कड़ी पकड़ लो, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही होता है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में हमें एक कड़ी का, एक कड़ी पे सेंट्रीपिटल फोर्स बताना है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। मुझे एक लिंक, पहले तो मुझे इस लिंक का मास चाहिए ना, इस एक पोर्शन का मास चाहिए ना। अब तो पूरा मास दिया 125, कड़ी का मास 2 kg, तो यहाँ से निकल जाएगा। देखो 125 लिंक का मास 2 kg है, तो 1 लिंक का मास कितना होगा? ये तो पहले मेरे पास आ गया m, स्मॉल m पता चल गया। अब ओमेगा का रायता बना हुआ है, ओमेगा कितना दिया? आरपीएम में। अब इसको हमें क्या करना होगा? रेडियन पर सेकेंड में। तो 3000 और इंटू π/30 बताया था। एक ज़माना था जब मैंने आरपीएम को रेडियन पर सेकंड बदलना सिखाया था। तो ये कटेगा, 100 बचेगा, 100 पाई रेडियन पर सेकंड ऐसा यूनिट में ओमेगा निकल गया। अब रहा सवाल रेडियस का, तो लेंथ दिया बेटा, अगर पूरा लेंथ देखे तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस की लेंथ होती है, तो L बराबर 2 पाई आर, तो R बराबर कितना? L बाई 2 पाई। लेंथ दिया 1.25, यही दिया ना, और अपॉन 2 पाई, बोलो चलेगा। अब वैल्यू उठा करके हम पुट करते हैं, सब कुछ मालूम हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स m की वैल्यू 2/125, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा 100 इंटू 100 पाई स्क्वायर, चलेगा। और ये 1.25 अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ एक, और ये पॉइंट से ये 2 जीरो उड़ गया, 125 से 125 गया, और 2 से ये 2 गया, कितना आंसर आएगा? 100 पाई, और पाई की वैल्यू 3.14, तो 3.14 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 न्यूटन, ये आंसर। लिख लो भाई, लिख लो, मिल गया सोल्यूशन, मिल गया है ना। मिलते जा रहा है सोल्यूशन एक एक करके, कितना अच्छा फील हो रहा होगा ना। आओ और बनाएं। 34 एग्जाम्पल 34 जरा देना। आओ, शांत, ओहो ओहो, मिटाया जाए।
मिटाएं, बातें बातें भी करते चलो भाई, ठीक रहता है इससे। पड़ोसी का पूरा इंटरटेनमेंट करके रखा करो, पड़ोसी को फ्री मत छोड़ो, बात बात कर कुरा के अपना इसको एकदम इंटरटेन करते रहो। इससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा, उसका भी मन लगा रहेगा, और दोस्ती तो प्रगाढ़ हो जाएगी, दोस्ती तो एडवांस लेवल पे पहुंच जाएगी। तुम उससे अभी 50,000 मांगो तो दे देगा 50,000, कहीं से भी ला के देगा। बैल इधर ध्यान दो। देखिए अ ट्रेन, देखिए बेटा क्वेश्चन सुनिए सुनिए। अ ट्रेन हैज़ टू निगोशिएट अ कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर। एक ट्रेन को 400 मीटर के रेडियस वाले सर्कुलर ट्रैक पे चलना है। बाय हाउ मच शुड द आउटर रेल बी रेज्ड। आउटर रेल, अच्छा बेटा ये ट्रेन का ये आउटर रेल है और ये इनर रेल, इसी पे ट्रेन चलेगी। मुंडी ऊपर रख के ध्यान से सुनिएगा, मुंडी ऊपर, ये ट्रेन ऐसे चलेगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि बाय हाउ मच शुड द आउटर रेल बी रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू इनर रेल। इनर रेल के रिस्पेक्ट में आउटर रेल कितना हाइट ऊपर होगा, ये एज कह रहा है, ठीक। जिसमें कि ये ट्रेन ऐसे करके सर्कुलर पाथ पे चल रही है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर से, और रेडियस दिया गया है, रेडियस इज 400 मीटर। लाहौल वाला कुब्बत, लाहौल वाला, और डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज 1 मीटर, और 1 मीटर दोनों रेल के बीच का डिस्टेंस है। तो ये बैंकिंग एंगल है। और क्या हम यहाँ पे बैंकिंग एच निकालना है मुझे, क्या बैंकिंग एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, tan थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वी की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में इसे ऐसा यूनिट में बदलेंगे, 48 इंटू 5/18 करेंगे। अरे बताओ, अब ये काटा पीटी करें, ये 24 से, ये 9 से, ठीक है, 5 4 जा 20, 0 2, 5 2 जा 12, 120/9। तो 120/9 दो बार लिखना पड़ेगा, 120/9, और रेडियस इज 400 लिखा हुआ है, और जी की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, चलेगा। तो 2 0 से ये उड़ जाएगा, और 3 3 जा 9, तो 4 3 जा 12, और 3 4 जा 12, समझ में आ रहा है। तो 16/9 और 10, हाँ 4 से 4, ओए 4 भी है, ओए लाहौल वाला कुब्बत है, 4 4 जा 16, हाँ भाई अभी तो रायता ही फैल जाता। 4/90 आ गया समझ में। अब मुझे ये वाला बेटा, ये 1 मालूम है तो एच निकालना है। अच्छा तुम ध्यान दो, 4/90 काफ़ी छोटा आएगा, 0.0 समथिंग आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर tan थीटा को sin थीटा समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा में बी इक्वल टू sin थीटा। गार्गी दीदी, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज, और cos थीटा को सेम समझेंगे, बोलो tan थीटा को और cos थीटा को सेम समझेंगे अगर थीटा से बहुत छोटा होता है तो। तुम बताओ, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा को क्या cos थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। tan थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं, अब तुम अपना क्वेश्चन कर रही हो और ये क्वेश्चन किसका है। अरे हद है यार, यही होता है देश, ये पॉलिसी का मैं विरोध करता हूं, इस पॉलिसी का मैं विरोध करता हूं। क्वेश्चन न तेरा न मेरा, क्वेश्चन सबका है। नहीं पहुंची तो देख लो, अरे देख लो यार, क्या मतलब है, फिर दोबारा पूछोगे नहीं आएगा तो। अरे बेटा उसे ना थोड़ा सा चेंज कर लो अपना व्यू, देख लो जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास में तो उसे ध्यान दे दो बस। अच्छा बेटा मैंने tan थीटा को sin थीटा क्यों करा, जरा बताओ मेरा मकसद क्या था। मेरा मकसद था क्योंकि sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो sin थीटा h/1 करा। अब मिलाओ आंसर, आपके कॉन्फिडेंस की कमी थी।
अब क्या बताओ, वो अगर फिर से वो वीडियो दिखा करके मैं तुम्हें दिखाता कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी थी, और एग्ज़ाम जो होता है वो कॉन्फिडेंस का ही खेल होता है। अच्छा, उसकी वजह से तुम्हारा क्या? अरे 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 गार्गी, मैं समझ सकता हूँ, तुम कर सकती थी, तुम डर गई, कोई बात नहीं। तो बेटा इसका आंसर जो होगा वो बड़े प्यार से लिखा हुआ 0.045 मीटर। क्या ये सही है? देखो तो 0.045 आएगा क्या? .045 आएगा क्या? आएगा आएगा आएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अब पढ़ा लेते हैं। वर्क पावर एनर्जी में कहाँ तक पढ़ाया था बेटा? जरा आइए शांत बच्चों, बच्चों शांत। बेटा प्लीज, हाँ लिखिएगा। वर्क पावर एनर्जी में बेटा हमने जो कराया था, जरा प्लीज मुझे दिखाना, जरा कॉपी दिखाना। समझ गया। अच्छा सुनिए, अरे 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 बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है, मुंडी पर करो। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात ये समझना, बेटा सुनिएगा, अगर कभी भी मेरी बात सुनिए, अगर कभी भी आपसे कहता है वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, देखिए वर्क डन बाय द फोर्स तो आपने पढ़ लिया, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स अगर कभी सॉल्व करने को आता है, देखिए बेटा प्लीज, तो वर्क डन अगेंस्ट द जो फोर्स होता है, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स होता है, वो माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स के इक्वल होता है। देखिए ध्यान से, माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स के इक्वल होता है। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स कभी भी बोलेगा बेटा तो आप वर्क डन बाय द फोर्स निकाल करके उसके आगे माइनस लगा दीजिएगा, यानी कि इट इज माइनस एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होगा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्स। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक, अब जैसे मान लीजिए लेटर सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि ये यहाँ पर ये बॉडी है, लेटर सपोज 2 kg, और इस बॉडी को ऊपर ले जाया जा रहा है 2 मीटर ऊपर। अगर 2 मीटर ऊपर ले जाया गया और यहाँ से यहाँ लाया गया, अगर मुझसे कहेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो हम बोलेंगे ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है? नीचे 2g, और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, अपोजिट है ना, तो माइनस में आएगा 2g को 20 × 2 माइनस 40 जूल। वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है, सब जानते हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे बोले वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो कितना बोलेंगे? साइन चेंज कर देंगे बस, वर्क डन बाय द ग्रेविटी जितना उसका अपोजिट माइनस लगा देंगे, यानी साइन को उल्टा कर देंगे, तो वी हैव द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। बोलो क्लियर हुआ? लिखो बेटा लिखो। पड़ोसी जरा ध्यान देना, अगर बगल का साथी अगर चक्कर खा के गिरने लगे तो संभालना है। देखना, आपका एक फर्ज भी तो बनता है, इसको राष्ट्र धर्म कहते हैं। आराम से आराम से। शांत। छोड़ दो प्रिंसी, आज तुम्हें छोड़ना होगा। हो गया बेटा? हाँ भाई सुनिए, दूसरी बात सुनिए बेटा, मिटाएं? हाँ भाई देखिए, हाँ थोड़ा आराम से, बिल्कुल आराम से। ऊपर वाली लाइन मिटा रहे थे दोस्त, इतना आराम से मत लिख देना।
देखिए तीसरी बात बेटा, मेरी बात सुनिए। देखिए अगर कभी सवाल में ऐसा हो कि वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स हो, देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, जैसे बेटा फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, बिल्कुल आराम से सुनना। अब वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, अब इस पे जो फोर्स लग रहा वो वेरिएबल है ना। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि बेटा यहाँ से यहाँ बॉडी चल के यहाँ से यहाँ तक आया, अब मैं बोलूँ फोर्स यहाँ 10 न्यूटन है, आगे 20 न्यूटन, आगे 0 हो गया, फिर 1 न्यूटन, फिर उल्टा लगने लगा और इस तरह से यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया। तो फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, इस डिस्प्लेसमेंट में ना वर्क डन बाय द फोर्स बताओ। अब आप बोलते हैं कि सर वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, तो एफ क्या लें? इनिशियली जो था वो ले ले, लास्ट में जो लग रहा था वो ले ले, मिड में जो लग रहा था वो ले ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हम करते क्या है बेटा, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनेगा, मैं मिटा रहा हूँ नीचे। यहाँ पर करते क्या है बेटा, बेसिकली ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जब हम वेरिएबल फोर्स लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि माना कि एक्स डिस्टेंस पर, मान लीजिए कि बॉडी यहाँ पर आ गया, अब एक्स डिस्प्लेसमेंट पर यहाँ पर है और मान लीजिए फोर्स लग रहा है एफ, लेट अस सपोज फोर्स लग रहा है एफ, बल्कि कोई एंगल पे मान लीजिए, जरूरी थोड़ी ना सामने लगे, मैंने बोला फोर्स ऐसे लग रहा है और ये फोर्स वेरिएबल है ना, तो मान लीजिए किसी पोजीशन पर बॉडी यहाँ पहुंचा उस समय फोर्स एफ लग रहा है। मैं यहाँ पर बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एज्यूम करूँगा, ये बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में एज्यूम करूँगा, एकदम छोटा, एकदम छोटा, इसको बोलते हैं वेरी वेरी स्मॉल या इनफाइनाइटिसमली स्मॉल, यानी अत्यंत ही छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा है कि फोर्स में जो भी वेरिएशन है वो लगभग नगण्य है, नेग्लिजिबल है। हम मान के चलेंगे फोर्स लगभग वेरी ही नहीं करा। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हम वर्क डन निकालेंगे डी डब्ल्यू, जो कि आएगा एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। अगर कोई एंगल है तो एफ डी एक्स कॉस थीटा लिख देते हैं ना, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सामने की ओर है डी एक्स, तो एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकाल लिया। अब बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी हम मान के चलेंगे ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट में, फिर अगले छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में वर्क जो भी है उनको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें पूरे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकल जाएगा। यानी उस केस में अगर मुझे वर्क डन बाय द फोर्स कहेगा तो मैं यहाँ पे इसे इंटीग्रेट कर दूंगा बाय टेकिंग द प्रॉपर, बाय टेकिंग द प्रॉपर लिमिट, यानी लिमिट भी रखना पड़ेगा कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो आपके क्वेश्चन में भी इशारा रहेगा। मैं भी एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ तो उससे आप आराम से वर्क डन को सॉल्व कर लेंगे। बोलो क्लियर हो गया? तो वेरिएबल फोर्स रहेगा तो वर्क डन कैसे सॉल्व करते समझ में आया? इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर या डी एस वेक्टर जो भी है, पहुँचो। आराम से आराम से सब कुछ आराम से हो गया बेटा, मिटाया जाए। हाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पहले मेरी बात सुनिएगा। देखिए बेटा फोर्थ पॉइंट इधर सुनिए, अगर मान लीजिए
फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो तो अब बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मिले तो आप जानते हैं भली भांति कि डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स एक्सिस पे हो और फोर्स वाई एक्सिस पे हो और इसमें कोई भी ग्राफ खींचे तो डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस के साथ जो एरिया होगा वो एरिया क्या बताएगा? वर्क डन बाय द फोर्स को बताएगा। ऐसा कभी ग्राफ मिल जाए तो आप बड़े आराम से इसको आप करना, एरिया निकाल लेना डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस के साथ, तो हमें वर्क डन बाय द फोर्स सॉल्व हो जाएगा। लिखिए सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, जरूरी है बताना। हाँ भाई, देखिए मिटा दूं बेटा? देखिए मेरी बात सुनिएगा ध्यान से बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। जो फोर्स होता है बेटा, ध्यान से सुनिए, जो फोर्स होता है बेटा उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। वर्क के बेसिस पर फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल आराम से सुन लीजिए, सिंपल है। एक को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और एक को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और एक को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सिंपल सी बात है बेटा, बहुत ही आसान है। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये वर्क के आधार पे देखा गया है। ये जो फोर्स के दो टाइप मैं बताने जा रहा हूँ वो दरअसल वर्क डन के आधार पे बताया गया, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। दरअसल क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स होता है जिसके द्वारा वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करे, यानी वर्क डन बाय दिस फोर्स does not depend upon path. This force does not depend upon path, यानी पाथ पर डिपेंड ना करे, ठीक है। does not depend upon path, बहुत आराम से सुनना, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये बॉडी ए पर है और इस बॉडी को बी पर लाया गया इस फोर्स के द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ए से बी पर लाया गया, कंजर्वेटिव फोर्स इसको पुल करा ए से बी तक। तो चाहे रास्ता ये हो या चाहे रास्ता ये हो, इन सभी रास्ते में वर्क डन जो है वो सेम मिलेगा। वर्क डन जो है वो क्या मिलेगा बेटा? सेम, यानी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा पहले रास्ते से वर्क, दूसरे रास्ते से वर्क और तीसरे रास्ते से वर्क सेम होगा। जैसे आपको मैं फील कराता हूँ, ज़रा सा सुनिए। जैसे मान लीजिए ये टावर के टॉप से बॉडी को आप ऐसे फेंक देते, मतलब छोड़ देते हैं, तो ग्रेविटी नीचे पुल करेगा mg और डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर, वर्क डन बाय ग्रेविटी आपने कैलकुलेट करा। अब बॉडी को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक देते हैं तो बॉडी इस पाथ को फॉलो करके नीचे आएगा, mg हर वक्त नीचे लगेगा। अगर मैं बोलूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए तो फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट फिर से वही आएगा। तो हम बोलेंगे सर चाहे ऐसे फेंको चाहे ऊपर की तरफ फेंक दो, घूम करके फिर ऐसे आएगा नीचे, तो भी वर्क डन बाय द ग्रेविटी सेम होगा। तो हम बोलेंगे सर ग्रेविटी कैसा फोर्स है? तो हम बोलते हैं ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो क्लियर हुआ? यहाँ पर बेटा ये किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। अब जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो पाथ चाहे कोई भी, उसको मतलब नहीं है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। ये ए से गया बी पर पहुँचा, रास्ता चाहे जो भी हो डज नॉट
डजेंट मैटर, ठीक है। वर्क डन हर रास्ते में ही सेम आएगा। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बेटा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स होता है जिसके द्वारा वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। हम बोलेंगे वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन पाथ, बाय दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन पाथ, यानी इस फोर्स के द्वारा जो है वो पाथ पर डिपेंड करेगा वर्क डन, ठीक है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात सुनिए। जैसे मान लीजिए बेटा हम ए पर हैं और बी पर गए, अगर मान लीजिए सामने गए, अब रास्ता बदल दिया, ऐसे कर दिया तो वर्क डन बदल जाएगा। एकदम घूम के गए, वर्क डन बदल गया, 1 2 3। इसमें तो मज़े की बात यह है कि जितना घूम के जाओगे उतना ज़्यादा वर्क होगा, जितना घूम के जाओगे उतना ही ज़्यादा वर्क होगा। जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो होता बेटा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन एक प्रकार का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इमेजिन करो कि सामने मेरे टेबल है और टेबल पे मैंने ये ब्लॉक रखा और ऐसे घिस दिया तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और घिस करके यहाँ तक लाया, हमने देखा फ्रिक्शन पीछे लगा, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ गया, वर्क डन हुआ। अब बेटा मैंने इसको और इधर से इधर जाके घुमा के घिसा, तो जितना ज़्यादा घिसोगे उतना ही फ्रिक्शन से वर्क ज़्यादा होगा। और याद रखना जितना फ्रिक्शन से वर्क होगा उतना ही एनर्जी डिसिपेट होगी, हीट एनर्जी के फॉर्म में डेवलप होती है वो वर्क डन। तो बेसिकली जब आप ऐसे घिसोगे ना, देखो मैंने देखा है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में, मैंने देखा वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता और नहीं करता पाथ पर डिपेंड। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि मोशन के दौरान फोर्स की डायरेक्शन अगर बदल रही है तो वो पाथ पर डिपेंड करेगा, और मोशन के दौरान फोर्स की डायरेक्शन नहीं बदली तो वो पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता। जैसे देखो जब हम इस पेन को या चौक को नीचे गिराते हैं तो ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है, ऐसे फेंकते तो भी तो ग्रेविटी नीचे ही पुल करता, पूरे मोशन में ग्रेविटी ऑलवेज नीचे की तरफ लगेगा। तो हम बोलते हैं वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन फ्रिक्शन पाथ पर डिपेंड करेगा। सामने ले जाओगे तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, घुमाओगे, अब जैसे मैं कहूँ एक बॉडी है, अब इसको बेटा अब ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे लेके जा रहे हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे लेके जा रहे हैं, यहाँ पर है तो फ्रिक्शन इधर, यहाँ पर है तो फ्रिक्शन इधर, यहाँ पर है तो फ्रिक्शन टेंजेंट डायरेक्शन में। तो जब भी फोर्स पाथ के अकॉर्डिंगली अपना डायरेक्शन बदलने लगे तो हम बोलते हैं यार वो पाथ डिपेंडेंट है, उसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड कर जाएगा। और जब भी कोई फोर्स पाथ के अकॉर्डिंगली वेरी ही ना करे, अपने एक फिक्स्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो जो है कंजर्वेटिव रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे मेरी बात समझ में आ रही है तो पहुँचो ना, लिखो पूरा। यहाँ पर बताओ बेटा W3 बड़ा कि W2 बड़ा? बहुत अच्छे, लिख लो ईमानदारी से आज, लिख लो ईमानदारी से आज। आराम से भाई, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, पूरा मॉड्यूल लाइन से बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो डाउट है अपना ऐप पे देख लो, वीडियो सॉल्यूशन डल गया है। कोऑपरेट नहीं कर रहे हो आप लोग, गाना बजा रहा है वो। मिटाया जाए बच्चों। मिटाएं। चलो भाई, चलो चलो ईमानदारी से। ईमान, रिसर्च मत करना इसमें ज़्यादा। रिसर्च नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नासा, इस हो गई, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नासा। हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे पढ़ोगे तो अपना ही रायता फैला लोगे, ठीक है।
मिटाए बेटा, अरे बोलो क्लियर। हाँ, अब सुनिए एक चीज, आप मेरी बात सुनिए। आपसे अगर पूछा जाए कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, तो सुन लीजिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बेटा फ्रिक्शन का फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है, विस्कस फोर्स यानी लिक्विड का फ्रिक्शन जो होता है वह नॉन कंजर्वेटिव होता है, जबकि इन दोनों को छोड़ के सारे फोर्सेस क्या हैं, कंजर्वेटिव है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। एक चीज़ मैं बता दूं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कुछ किताब बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, कुछ किताब बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे बोलता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए मैग्नेटिक फोर्स दो जगह लगता है, एक तो चार्ज पे लगता है, दूसरा किसी मैग्नेट के कारण किसी पार्टिकल पे, आयरन पार्टिकल पे या किसी दूसरे मैग्नेट पे लगता है ना। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मैग्नेटिक फोर्स, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसीलिए आपको इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि क्वेश्चन कैसे आएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, तो पूछा जाएगा कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव, है ना। मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन द अनदर मैग्नेट, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे जो फोर्स लगाएगा वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा कि नॉन कंजर्वेटिव होगा। आप लोग सब लोग जानते होंगे कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए यूनिफॉर्म है बेटा, आपने देखा होगा, सुना होगा आपने, बहुत ध्यान से सुन लेना, ये कंफ्यूजिंग आता है, एक बार बस डिस्कस कर लेते हैं, 1-2 मिनट लगेगा। जिसमें कि अगर आप किसी चार्ज को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं v वेलोसिटी से, तो ये देखिए सर्कुलर मोशन करता था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ऐसे सर्कुलर मोशन करता था, जिसमें हम बोलते थे सर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है ना। और मैग्नेटिक फोर्स से वर्क डन ऑलवेज जीरो होता है, मैग्नेटिक फोर्स से वर्क डन ऑलवेज जीरो होता है, चाहे पाथ कोई भी हो, सर्कुलर हो या फिर आप किसी आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्ज को ऐसे करके प्रोजेक्ट करते हैं तो हेलिकल पाथ वो फॉलो करता है, मालूम है आपको बच्चों, ऐसे ऐसे फॉलो करता है हेलिकल। इसमें भी पूछा जाए मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन ऑलवेज जीरो, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर क्या बेटा, उसके द्वारा वर्क डन जीरो रहेगा। तो अगर आपसे बोले मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, तो बोलना कंजर्वेटिव, बोलना कंजर्वेटिव, ये ऑलवेज जीरो ही रहता है, ये ऑलवेज जीरो ही रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आपसे बोले मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स, तो हम बोलेंगे दैट इज कंजर्वेटिव एंड ऑलवेज जीरो, पाथ चाहे जो भी हो डजेंट मैटर, उसको मतलब ही नहीं है, वो हमेशा जीरो का जीरो ही देगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है। ये एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन होता ही नहीं है, ऑलवेज जीरो होता है, ऑलवेज जीरो होता है, चाहे कोई भी पाथ फॉलो कर लो। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो बताएगा वर्क डन, बोलो क्लियर। जबकि अगर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे जब फोर्स लगाता है तो वो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, इन दैट केस हमें नॉन कंजर्वेटिव लगाना है, बोलो क्लियर हुआ। हालांकि ये सवाल नहीं मिलता है, बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर, मतलब आप 500 सवाल बनाओगे तो एक आध कहीं पे थ्योरेटिकल सवाल ऐसा दिख जाएगा, बहुत सारे थ्योरेटिकल सवाल में एक सवाल ये दिख जाएगा कि क्या होता है ना। लेकिन बुक में कहीं कहीं लिखा रहता है थ्योरी के दौरान मैग्नेटिक फोर्स, कहीं लिखा है कंजर्वेटिव, कहीं लिखा है नॉन कंजर्वेटिव, वेरी कंफ्यूजिंग, इसलिए आप उसे अलग करके समझिए। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज कंजर्वेटिव, बट मैग्नेटिक फोर्स exerted by one magnet on the another magnet will be the नॉन कंजर्वेटिव। बोलो समझ में आया बेटा। अब आप मैग्नेटिक फोर्स को अगर थोड़ा दरकिनार करें, मैग्नेटिक फोर्स को जरा दरकिनार करें, तो बाकी कोई भी फोर्सेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको बस दो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दो याद रखने हैं, फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स। इन दो को छोड़ के बाकियों की लिस्ट सब कंजर्वेटिव में आती है, बाकियों की सारी लिस्ट, बाकी की सारे फोर्सेस किस में आते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के लिस्ट में आते हैं, बोलो क्लियर। बस मैग्नेटिक फोर्स को दो हिस्सों में बांट दो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज कंजर्वेटिव, फोर्स ऑन द मैग्नेट इज नॉन कंजर्वेटिव, बात खत्म, बोलो क्लियर हो गया। अरे बताओ ना,
तो टाइप ऑफ जो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव को लेकर के जो एक झगड़ा होता है, वो झगड़ा मैंने उसका बीच का रास्ता कॉम्प्रोमाइज़ करके निकाल दिया। बोलो क्लियर। अब आपको मोटा मोटा याद रखना है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितने हैं? 2। बस यही फ्रिक्शन मैग्नेटिक फोर्स को दरकिनार करो, 2 याद रखने। कौन कौन है बेटा? फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स में बाकी सारे फोर्सेज हैं। बोलो क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आराम से मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं यहां पर सवाल ले लूं, जैसे मान लीजिए बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा भाई, मान लीजिए एक बॉडी है और वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलेगा। मान लीजिए एक बॉडी है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलेगा। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, ये कोई बॉडी है, ओरिजिन पर है अभी, किधर है बेटा? और इस पे फोर्स लग रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये फोर्स मान लीजिए ax प्लस बी, वेर a एंड b कॉन्स्टेंट्स है, वेर a एंड b कॉन्स्टेंट्स है। तो ये x बराबर 0 से x बराबर d तक जब जाता है इस फोर्स के द्वारा, यहाँ से यहाँ जाता है, तो हमसे कहेगा फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। हमें फोर्स के द्वारा वर्क डन बताना है, वर्क डन बाय द फोर्स। हम बोलेंगे क्या एफ एस कर दे डायरेक्ट, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर? नहीं करें। क्यों 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 ना करें एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर? पूरा बोलो, पूरा जनता ही नहीं पढ़ रहा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। हाँ भाई बताओ, आप लोग शांत रहिएगा, वो पीछे के तीन बेंच के बच्चे जवाब देंगे, तुम भी शांत रहना दोस्त, ठीक है? अच्छा बेटा, यहाँ पे वर्क डन निकालना है, एफ एस कॉस थीटा करूँ कि ना करूँ? पहले लास्ट बेंच के तीनों बच्चे, लास्ट बेंच के तीनों बच्चे बताओ बेटा, एफ एस कॉस थीटा करूँ कि ना करूँ? हाँ या ना में जवाब देना, बस कितना कंफर्ट सवाल है, हाँ या ना? बोलो बेटा बोलो। क्या बोलता है? मर्जी है आपकी। हाँ बस यही सब तो सुनना है, यही सब तो सुनना है, मर्जी है आपकी, जो कर रहा है करो। अच्छा लास्ट, सेकेंड लास्ट बेंच, हाँ भाई देखो, अरे कहाँ छुप रहे हो भाई? अच्छा बताओ, वर्क डन के लिए बेटा एफ एस कॉस थीटा करूँ कि ना करूँ? हाँ या ना बताना, बस मतलब ही नहीं है उसको तो। नीति आयोग के हम सदस्य हैं भाई। हाँ भाई आप थर्ड बेंच पे, हाँ भाई आप दोनों बताइए। हाँ बताओ। जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। चलो भाई बात खत्म। जरूरी है, जरूरी है कि हर एडमिशन कराना बच्चा पढ़ ही लेगा। खैर, तो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। देखिए बेटा सुनिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सृजन जवाब देगी। सृजन, हम एफ एस कॉस थीटा करें कि ना करें? नहीं करेंगे। केवी जवाब देगा। क्या करें केवी? इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ लिमिट लगा के इंटीग्रेशन करेंगे। बहुत बढ़िया केवी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स करेंगे, है ना? और कॉस थीटा होता है, एफ डी एक्स कॉस थीटा होता है। यहाँ थीटा 0 डिग्री, क्यों बोलो 0 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि जिधर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है। आ रहा समझ में? फोर्स की वैल्यू रखो, कितनी वैल्यू है फोर्स की? एक्स प्लस बी इंटू, अब एक्स की लोअर लिमिट बताओ, 0, 0 से डी तक जाना है तो 0 और यहाँ डी। अब आ जाएगा वर्क डन। अलग अलग करें सर, एक जमाना था इंटीग्रेशन पढ़ा करते थे, है ना? उस दिन कोई आपसे बोलता ना कि आपसे ना हो पाएगा तो आप सामने वाले की जान ले लेते, तो ऐसे कैसे नहीं होगा भाई? हैं तुमने बोल कैसे दिया? और आज तो इतने खतरनाक हो गए हो कि कोई कुछ बोल दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, टीस नहीं उठते। अरे कुछ भी, हाँ ठीक है यार। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, 0 से डी। चलो बेटा 1/2 आगे कर लेते हैं। अपर लिमिट डी स्क्वायर रख दूं, -0 खत्म हो जाएगा, प्लस, और यहाँ बताओ एक्स का डी, डी -0 तो डी बचेगा। लिखो लिखो, शांत।
हो गया। मिटाए बच्चों, छोड़ दो छोड़ दो। इधर मिटाओ बेटा, इधर की साइड। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत आराम से। चलिए इस सवाल को सभी लोग अटेम्प्ट लेंगे। क्वेश्चन है बेटा, ये कोई लिफ्ट है, ये कोई लिफ्ट है, रुकिएगा पहले मेरी बात सुनिए। ये कोई लिफ्ट है और इसमें इंक्लाइंड प्लेन लगा हुआ है, इंक्लाइनेशन थीटा है, और ये इंक्लाइंड प्लेन रफ है। क्या बेटा? रफ इंक्लाइंड प्लेन है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है। बॉडी इस पे रेस्ट में है, फिसल नहीं रहा है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये बॉडी फिसल नहीं रहा है, यानी अगर देखा जाए तो इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में बॉडी फिसल नहीं रहा है। और ये लिफ्ट v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, m मास है। तो फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन टाइम t, इन टाइम t समय में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हमें बताना है। और बॉडी जो है वो रेस्ट में है। बॉडी क्या है बेटा? रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। यूज योर कॉमन सेंस। देखे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, वरना जान ले लेंगे तुम लोग। कितना बैल टाइप का लगाया, किसने लगाया? इधर निकलो, बाहर बाहर निकलो, अब तो 10 मिनट रह बाहर। गया सर। इसलिए पांडे भैया सुबह सुबह कहीं ठेके पे चले जाते हैं, दिक्कत इसी तरह। जाती है। क्या तुम्हारा? क्या होगा? 0 होगा आंसर। देखिए बेटा, आइए सुनते हैं, मेरी बात सुनिए। चलो देखो बेटा, देखो चलिए देखिएगा ध्यान से। यहां पर बनाते हैं बच्चों, बनाते हैं, प्लीज सुनिए। अच्छा बेटा, पहली बात तो कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन टाइम t। कुछ नहीं बोलता है तो ग्राउंड से बैठ के देखना होता है, ये हम लोग जानते हैं नियम, ठीक। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर mg sin थीटा नीचे पुल करेगा और नीचे नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। अब आप सोचिए, ये ब्लॉक है जिस पर कि स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है और हमें फ्रिक्शन द्वारा वर्क डन कह रहा है। और सोचिए लिफ्ट t टाइम में ऊपर आएगा v वेलोसिटी, जैसे हम ग्राउंड पर है तो हम देखेंगे लिफ्ट ऊपर जा रहा है। ये ब्लॉक t टाइम में कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, लिफ्ट यहाँ पहुँच जाएगी, ब्लॉक ऊपर जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर ट्रेवल होगा vt होएगा। देखो समझो, फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है ऊपर और ये t टाइम में लिफ्ट ऊपर जा रहा है ना, अरे लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ये इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पहुँच जाएगा, ब्लॉक यहाँ पहुँच जाएगा, लिफ्ट ऊपर पहुँच जाएगी। ऐसा ही ना होगा भाई? तो t टाइम में ऊपर की तरफ ये vt डिस्टेंस जाएगा। अब फ्रिक्शन का फोर्स ये है, तो हमें इन दोनों, देखिए डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम हो गया, फोर्स हमें फ्रिक्शन का दिख रहा है
और दोनों के बीच का एंगल अगर हम निकाल लें तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ आर एस स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट वी टी इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल है ना। अब दोनों के बीच का एंगल देखे बेटा कितना होगा, तो देखिए अगर मैं ये लाइन ऐसे खींचूं तो ये थीटा होगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा। अब यहाँ 90 माइनस थीटा लिखेंगे। एफ आर एस की वैल्यू देखो, ये बॉडी फिसल नहीं रहा है लिफ्ट में, तो इसका एफ आर एस की वैल्यू क्या एम जी साइन थीटा की इक्वल है, तो एम जी साइन थीटा इंटू वी टी और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो आंसर आएगा एम जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू वी टी। लो जी हो गया जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब भाई एफ एस कॉस थीटा होता है ना, फोर्स देखा फ्रिक्शन का, डिस्प्लेसमेंट देखा ऊपर, एंगल देखा 90 माइनस थीटा, हमने कर लिया। पढ़ो क्वेश्चन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन है तो अभी फ्रिक्शन का फोर्स देखो और डिस्प्लेसमेंट देखो और एंगल देखो, जिस फोर्स के द्वारा वर्क करेगा उसी फोर्स को देखेंगे ना। हमें बस इतना पता था कि इस फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा की इक्वल होगी। पच नहीं रहा है, नहीं हाजमोला का बॉटल लेके आया करो बेटा, एक सवाल पे एक हाजमोला अंदर, ठीक है, फिर देखो कैसे नहीं पचता है। हो गया बेटा, मिटाएं। अजीब सा लगा ना, सरप्राइज हो गया ना, ये सरप्राइज हो गया। अरे ये क्या था, हैं सब खत्म, हाँ फ्रिक्शन एलएलएम कम वक़्त सब आ गया और सब रायता फैला दिया। मिटाएं, अरे बोलो मिटाएं। लिखिएगा बेटा एनर्जी, लिखिएगा बेटा एनर्जी। और क्या, और बताओ, और सवाल कराऊं थोड़ा सा, अरे चुप करो, अरे थोड़ा, हाँ अरे क्यों नहीं, अरे क्या बात कर दी यार तुमने, ऐसी बात कर दी यार, दिल तोड़ दे यार तुमने तो। कृष्ण भी बेटा जरूर कराएंगे यार, नंबर लगेगा उसका भी। लिखिएगा बेटा एनर्जी, देखिए एनर्जी, यहाँ पर बेटा एनर्जी के तो वेरियस फॉर्म होते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मुंडी ऊपर, एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स होते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और एनर्जी में हम कौन सा एनर्जी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग एनर्जी का फॉर्म पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे, हाँ हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और हम कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे बेटा, मैकेनिकल एनर्जी। ईमानदारी से पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी ईमानदारी से पढ़ेंगे। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं 6th क्लास से। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड, हाँ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये भी हम लोग क्या सुन चुके हैं, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। लिखना है तो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं, उसमें हमें सभी फॉर्म नहीं पढ़ने हैं, हमें क्या पढ़ना है, ओनली मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। बहुत अच्छे, मिटा दूं। देखिए अब हम लोग बेटा काइनेटिक एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बताओ बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो किसी बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, एनर्जी,
हाँ एनर्जी एसोसिएटेड ड्यू टू, हाँ एनर्जी एसोसिएटेड ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यू टू मोशन, है ना, मोशन की वजह से जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी को डेराइव नहीं करेंगे, सभी लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, हाफ mv²। या एक बात समझो, v क्या है बेटा, वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड। अच्छा बेटा मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये p²/2m हो जाएगा, सही बोल रहा हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी p²/2m या हाफ mv²। इजी है ना, अरे पढ़ा हुआ है भाई, हाँ क्या बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे नहीं। मिटा दें, हेडलाइन दीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी, यहां से रायते की शुरुआत होती है। पोटेंशियल एनर्जी, यहां से रायते की शुरुआत होती है। यहीं से आपको रायता मिलेगा। देखिए मुंडी ऊपर करिए भाई, सुनिए, देखिए देखिए पोटेंशियल एनर्जी, यहीं से बेटा अब आपको समझना पड़ेगा, कुछ यादें आपको ताज़ा करनी पड़ेंगी और कुछ नई बातें आप सीखेंगे। पहली बात तो बेटा पहली लाइन से ही विरोध शुरू हो जाएगा। जो पहली लाइन में बोलूँगा, पहली लाइन ये बोलने जा रहा हूँ कि वी आर अनेबल टू फाइंड द रियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ अ सिस्टम। यानी पहली लाइन कंट्राडिक्टरी है, हम लोग किसी बॉडी का या सिस्टम का एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं सॉल्व कर सकते हैं। वी आर अनेबल टू सॉल्व, यानी वी आर अनेबल टू सॉल्व द एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी। रुकिए रुकिए मुझे बोलने दीजिए, यहीं से अब आपकी शुरुआत शुरू होगी रायते की, कन्फ्यूजन की। मुंडी ऊपर करिए, पहले मेरी बात सुनिए बेटा। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बचपन में पढ़ा करते थे कि पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी ड्यू टू इट्स हाइट या पोजीशन, ड्यू टू इट्स शेप, आकार की वजह से, जैसे कि रबर के बॉल को कंप्रेस कर देना, स्प्रिंग को कंप्रेस कर देना, स्ट्रेच कर देना, वहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। या ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द बॉडीज इन अ सिस्टम, किसी सिस्टम में बॉडीज़ का अरेंजमेंट, जैसे कि 3 चार्ज का एक अरेंजमेंट है उसका अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, 4 चार्जेज का अपना एक अरेंजमेंट है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है कि किसी बॉडी में उसके पोजीशन, उसके शेप या सिस्टम के अंदर जो बॉडीज़ का जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये लाइन बहुत ही सिंपल है, ये लाइन बहुत ही सिंपल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। किसी बॉडी में पोजीशन, जैसे हाइट की वजह से, हाइट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बोलते हैं ना, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। किसी बॉडी में उसके शेप की वजह से, शेप जैसे स्प्रिंग है, कंप्रेस करोगे, स्ट्रेच करोगे, रबर का गेंद है, कंप्रेस करोगे, डिफॉर्म करोगे उसे, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी। या फिर अरेंजमेंट होता है, जैसे कि 3 चार्जेज का अरेंजमेंट, 4 चार्जेज का अरेंजमेंट, वहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन जो मैंने पहली लाइन बोला कि बेटा वी आर अनेबल टू सॉल्व द एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी और सिस्टम, किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी या किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हम लोग जो सॉल्व करते थे पहले, जैसे मान लीजिए आपने इससे पहले पढ़ा कोई हाइट है और ये एच हाइट पर है, मैं हम लोग बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी, तो हम बोलते थे mgh है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। फिर पढ़ते थे कि 2 चार्ज है Q1 और Q2 और इनके बीच का सेपरेशन R है, तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं K Q1 Q2 बाई R, ऐसा कुछ करके पढ़ते थे ना। 2 मासेज हैं M1 और M2, यहाँ पर ग्रेविटेशन में 2 मासेज M1 और M2 R है,
पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं -G m1m2/r। हम लोग पढ़ते हैं कि कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से एक्सपेंड कर दो x डिस्टेंस से, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी ½ ये सब पढ़े हुए हैं, खूब पढ़ते हैं हम लोग, है ना भाई? ये सब गलत है, सब गलत है। वी आर अनेबल टू सॉल्व, सब गलत है भाई। वी आर अनेबल टू सॉल्व, वी आर अनेबल टू सॉल्व द एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी। और हम लोग को एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले कराए जाते हैं। देखो बेटा, 2 चार्ज r डिस्टेंस ये होता है, ½ ये होता है, mgh होता है, ये सब पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? ये जो सब बताया गया है ना, अगर कोई बोले यार ये एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी है, गलत, ये सब फॉर्मूले गलत हो जाएंगे फिर। तो पहली लाइन ही कंट्राडिक्टरी है, वी आर अनेबल टू सॉल्व द एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी। और ये पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है? तब तक कन्फ्यूज़न में रहिए।